शुरुआत करेंगे भाई, पहला आपका जो इडियम है आज की क्लास का वो है टू थ्रो कॉशन टू द विंड। टू थ्रो कॉशन टू द विंड। अब देखो कॉशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, सावधानी। कॉशन का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, सावधानी। अगर सावधानी को आप क्या करो, विंड, विंड यानी कि हवा, थ्रो का मतलब फेंकना, सावधानी को हवा में फेंक दिया, हवा में उड़ा दिया, इसका मतलब है आपने सावधानी नहीं रखी, आपने बिल्कुल किसी चीज का ध्यान नहीं दिया, तो सावधानी को हवा में फेंक दिया बेसिकली। तो इसका मतलब है बेसिकली कि रिस्क आपने ले लिया, टू टेक अ रिस्क, जोखिम उठा लिया आपने, सावधानी को छोड़ के जोखिम उठा लिया। बहुत सिंपल सा इडियम है आपका। तो टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेना यानी कि सावधानी को हटा देना, सावधानी को हटा देना, बिल्कुल बिना सावधानी के बिहेव करना, रिस्क ले लेना। तो टू थ्रो कॉशन, कॉशन यानी कि बेसिकली आपका क्या होता है, सावधानी, ये लिख लेंगे सावधानी, ठीक है। सो सावधानी एकदम छोड़ देना, ठीक है। तो टू थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट चलें आगे भाई। अगला जो आपका इडियम है वो है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ, बहुत सिंपल सा इडियम है, आसानी से याद हो जाएगा। डाउन इन द माउथ, क्या मीनिंग होना चाहिए भाई डाउन इन द माउथ का? डाउन इन द माउथ बहुत सिंपल मीनिंग है, इसका मतलब होता है उदास, अनहैप्पी। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है भाई। देखो माउथ यानी कि मुंह, और मुंह अगर आपका डाउन हो जाए, डाउन हो जाए, डाउन हो जाए, तो आप कैसे लगोगे? उदास लगोगे, सैड लगोगे। देखो अभी मैं एकदम ऐसे हंसता खिलखिलाता एकदम चेहरा मेरा ऐसे, और फिर ये चेहरा डाउन हो जाए, कैसा लगूंगा मैं? उदास लगूंगा एकदम। बस इजीली याद हो जाएगा। और भाई बाकी आप सभी लोगों के एंटरटेनमेंट का भी वोकैब वंडर्स और हम पूरा ध्यान रखते हैं। आप सभी लोग देखते हैं रेगुलर वे में आपके लिए मोटिवेशनल हम कुछ शॉर्ट्स ला रहे हैं। उसके अलावा वोकैबुलरी को शॉर्ट्स के माध्यम से याद कराने के लिए कुछ शॉर्ट्स हम लेके आते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया, मतलब मोटिवेशन के लिए ही, ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अभिषेक बच्चन से रिलेट करके, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपका था। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और भाई बस एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे वो शॉर्ट्स हैं, चाहे आपकी रेगुलर वीडियोज़ हैं, इनको शेयर ज़रूर करें भाई। देखो अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहता है किसी भी चीज़ को मतलब कर पाना रेगुलर वे में। तो आप सभी लोगों से बस यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करेंगे भाई, ठीक है? आ जाओ भाई। तो देखो ये इनका फेस डाउन है, मतलब ये है कि ये उदास हैं, बस सिंपल सी बात है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बहुत सिंपल इडियम है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया। आप देखो इसको याद रखने के कई तरीके हो सकते हैं। पहली बात यह है कि मान लीजिए कोई रिश्तेदार कुछ बैग में लेके आया था, बिल्ली लेके आया था आपके लिए, और बस आया गलती से, बिल्ली मतलब आपके लिए सरप्राइज था लेकिन बिल्ली बैग से निकल गई तो सरप्राइज खुल गया। तो बेसिकली जो सरप्राइज है उसको रिवील कर देना। बाकी इसका ओरिजिन भी मैंने बता रखा है, ये ब्रिटेन में इस एक टाइम का है, वहां से आता था। तो रिवील अ सीक्रेट, बेसिकली रहस्य खोल देना। कैसे याद रख सकते हैं इसके लिए, देखो हमने अपनी बुक में भी ये चीज मेंशन कर रखी है। जैसे कि मिडाइवल टाइम में यूरोप में, खास करके ब्रिटेन की बात करते हैं, मीट को पैक्ड बैग्स में रखकर बेचा जाता था। जो मीट वहां पे मिलती थी, वहां पे देखो जो मुख्य भोजन है वो मीट है। जैसे हमारे यहाँ हम जनरली क्या खाते हैं, हमारे यहाँ भाई हम अनाज खा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे अनाज का ही मेजर पार्ट है। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है यूरोप की, वहां पे ठंड इतनी ज्यादा होती है कि गेहूं वेहूं उतने नहीं होते हैं। तो वहां का जो मेन भोजन है ना वो मीट है, ठीक है। तो वहां पे मीट क्या है, पैक्ड बैग्स में मिलती है, ठीक है। पैक्ड बैग्स में रखकर बेचा जाता था। और कैट जो था वो सबसे सस्ता मीट हुआ करता था। कौन सा था सबसे सस्ता? कुछ बेईमान लोग या बेईमान दुकान वाले मीट जैसे, मतलब महंगे मीट जैसे कि पिग, पिग बहुत महंगा मीट माना जाता था, ठीक है। महंगे मीट जैसे कि पिग की जगह बैग में कैट पैक करके देते थे। मतलब बैग में लिखा हुआ है कि पिग का मीट है, और लेकिन उसमें गलती से कैट बंद करके दे देते थे, ठीक है। तो वह रहस्य तभी खुलता था जब बैग ओपन होके कैट को बाहर निकालते थे। वहीं से ये इडियम हो गया टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट। तो आप ये कहानी से याद रख सकते हैं इसको, या आप जैसे चाहे, बहुत आसान इडियम है। लेकिन भाई स्टार मार्क कर लीजिएगा, देखो आप खुद ही पिछले 2-3 साल के अंदर ये 5 बार पूछा गया है। तो रिपीटेशन बहुत है इसकी, तो जरूर इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे, इन अ ब्राउन स्टडी। इन अ ब्राउन स्टडी, देखो ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ विचार मग्न है, विचार मग्न है, पता नहीं किस किस बारे में सोचा जा रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अक्सर करके ऐसा। जो एसएससी के कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। एसएससी के, मैं कहूँ किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बच्चे क्या करते हैं, अक्सर करके सपने बहुत बड़े देखते रहते हैं, लेकिन उन सपनों के हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। सपना ये है कि कंधे पे 3 स्टार चाहिए, लेकिन मेहनत उतनी भी नहीं है कि आपको कोई कांस्टेबल भी लगा ले। तो ऐसे जो ख्याल होते हैं, जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, सपना यहाँ तक है कि इंस्पेक्टर बन गए, बढ़िया सी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मेहनत मेहनत जीरो लेवल की है। तो उसी को बोलते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी यानी कि एकदम विचार मग्न है, लेकिन वो विचार कैसे हैं? बेसिकली जो अनरियलिस्टिक टाइप के हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं। तो इन अ स्टेट ऑफ रेवरी, रेवरी का मतलब भी बेसिकली होता है बेसिकली आपका विचार मग्न, ठीक है। रेवराई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
आगे, इन अ क्वेंडरी, इन अ क्वेंडरी, इन अ क्वेंडरी, देखो इसको कई तरीके से आता है, इन अ क्वेंडरी, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, इन अ प्रेडिकमेंट, ठीक है। सो कई तरीके से आ जाता है। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, बेसिकली कंफ्यूज्ड, मतलब कंफ्यूज्ड है, पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो कंफ्यूज्ड कह सकते हैं या इन डाउट कह सकते हैं, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, इन अ क्वेंडरी, ठीक है। ये सारे के सारे इडियम्स का मीनिंग एक ही होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई एम इन अ क्वेंडरी, ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका इडियम है, टू रेज द बार, टू रेज द बार, टू रेज द बार। अब देखो बार को आप एक तरीके से स्टैंडर्ड मान लीजिए। बार का जैसे बार कोड बनाते हैं ना भाई, बार का मतलब वो वाला बार नहीं है, गट गट गट, है ना, वो पीने वाला बार नहीं। बार ग्राफ जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो डीआई में आपने देखा होगा बार ग्राफ होते हैं। बार क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज का स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं। अगर बार को और ऊपर उठा दिया जाए तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो जब कोई अपना स्टैंडर्ड बढ़ा देता है तो उसी को बोलते हैं टू रेज द बार। रेज का मतलब उठाना, तो टू बी बेटर देन बिफोर, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर लिया, या फिर टू सेट हायर गोल्स, ऊंचे ऊंचे टारगेट्स अपने लिए बना लिए। तो उच्च लक्ष्य बनाना या फिर पहले से बेहतर होना। तो अच्छा ईडियम है और आसान ईडियम है, बार ग्राफ से इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली और अधिक स्टैंडर्ड सेट करना अपने लिए। नेक्स्ट, अगला जो आपका ईडियम है, टू सिट या फिर राइड शॉटगन, टू सिट शॉटगन या फिर राइड शॉटगन। देखो बहुत सिंपल होता है, इसका मतलब होता है जो साइड वाली सीट होती है ना ड्राइवर के, उसके लिए बोलते हैं। तो टू राइड इन दी फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ अ कार, तो जो कार की साइड वाली सीट होती है, ड्राइवर के बगल वाली, उसी को बोलते हैं शॉटगन, ठीक है। तो ड्राइवर के पास वाली सीट पर यात्रा करना बेसिकली, तो शॉटगन, ठीक है। शॉटगन याद कैसे रख सकते हैं, देखो आपने अगर एक गाना सुना हो, हरियाणवी गाना है आई गेस, या पंजाबी है, मतलब मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता। तो वो गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं ना, जाट खब्बी सीट दे बंदूक रखे हैं, ठीक है। मतलब सुन के देखना, गाना अच्छा है। तो खब्बी सीट यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाली सीट है, और खब्बी सीट पे क्या रखता है, जट, जट रखता है खब्बी सीट पे गन, बंदूक, ठीक है। सो वो गाना आपने सुना होगा, वहां उस गाने से आप रिलेट कर सकते हैं। शॉर्ट गन, वो गन उस खब्बी सीट पे गन रखता है, बंदूक रखता है, और वहीं से ये गाना है। तो शॉर्ट गन, शॉर्ट गन यानी कि वही लेफ्ट वाली सीट, ठीक है भाई, याद रहेगा, उस गाने से रिलेट करके याद रख सकते हैं आप, ठीक है। वो मैं किथे बैठिया हाँ इसी तरीके से लिरिक्स हैं, हाँ मैं किथे बैठिया करूं, जट खब्बी सीट पे बंदूक रखे है, ठीक है। आगे, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखो ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। ये अक्सर करके तब बोली जाती है जब कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए आप दो लोग हैं, और दो लोगों में से एक डिसीजन लेना है कि भाई ये करें या ये करें, और आप सामने वाले से ये कहना चाहते हो, देखो जी इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करें। तो अगर कोई फाइनल डिसीजन की जिम्मेदारी जिस पर्सन की होती है, किसी भी मुद्दे पर फाइनल डिसीजन की जिम्मेदारी जिस पर्सन की होती है, उसी को बोल देते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि दिस ईडियम इज यूज्ड टू से, ये ईडियम कब यूज करा जाता है, दैट इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। अगला निर्णय क्या लेना है, अगला स्टेप क्या लेना है, यह आप पे डिपेंड करता है। तो अगला निर्णय लेना आप पर निर्भर है, ये कहने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ठीक है। अगला, एट वंस फिंगर स्टिप्स। अब देखो फिंगर स्टिप्स पे होने का क्या मतलब है, कई बार जो चीजें हमारे जीवन में बहुत आसान होती हैं, उनको ऐसे गिना देते हैं 1 2 3, मतलब कुछ चीजें जो बहुत आसान हैं उनको हम ऐसे फिंगर टिप्स, ये होती है फिंगर की टिप्स। तो ऐसी कोई चीज जो आपके फिंगर टिप्स पे है, यानी कि आपको रेडीली अवेलेबल है, आपको याद है, रटी हुई है, रेडीली अवेलेबल आप इसका बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, रेडीली अवेलेबल एंड विद इन वंस मेंटल ग्रास्प, यानी कि अपने मानसिक जो ग्रास्प है उसके अंदर है, मेंटल ग्रास्प में है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, ठीक है, चुटकियों में जो चीज आ जाए बेसिकली, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, डन अप या डन इन, डन अप या डन इन, अच्छा ईडियम है, ठीक है। बेसिकली ये डू अप करके आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, वहीं से बना हुआ है। इसका बेसिक मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ, थका हुआ। अब कैसे याद रखेंगे भाई, देखो डू का मतलब करना, और अप का मतलब ऊपर की चीज। अगर आपने ज्यादा काम कर लिया है तो इसका मतलब है कि आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे। डू का मतलब करना, और अप का मतलब ऊपर की चीजें। तो अगर अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर लिया तो थक जाओगे, जैसे कि अभी मैं भी थका हुआ हूं। आज एक्चुअली मैं संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और आज दिन में हम आदित्य सर और पूरे लोग क्रिकेट खेल लिए, जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देख पाएँ दोनों उंगलियां देखना, इन दोनों में डिफरेंस दिखेगा। ये वाली जो उंगली है, ये वाली, ये आपको स्वेल भी दिखाई देगी थोड़ी थोड़ी। पढ़ाने में भी मुझे बार बार ऐसे लग रहा है अजीब सा, क्योंकि इसमें विकेट कीपिंग करते टाइम मेरे बॉल लग गई, ठीक है। इसमें बीच में देखो मोटी मोटी हो रही होगी ये उंगली, है ना। तो स्वेलिंग ये कहाँ से आई, क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ। सो आई एम डन अप, ठीक है, आई एम डन अप। तो डन अप का मतलब बेसिकली थका हुआ होना, ठीक है। सो डन अप का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, थका हुआ होना। नेक्स्ट देखेंगे, टू टर्न टेल, टू टर्न टेल। अब देखो जो लोग गांव देहात में रहे हैं, या जिन्होंने बेसिकली ग्राउंड लेवल की रियलिटी या ग्राउंड लेवल की चीजें देखी हैं, तो वो इस इडियम को कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं।
याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली। देखो, आपने अगर अपने गाँव में कुत्ते देखे होंगे और गाँव में अक्सर करके कुत्तों में लड़ाइयाँ होती हैं। अब एक कुत्ता होता है एकदम भाव, 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 भाव करके जाता है, चारों तरफ भागता है। जब आपके साथ है तो ऐसे ही भाव, भाव करके भागेगा। लेकिन अकेला है और 8 कुत्ते सामने से दिखे तो सबसे पहला काम पता है उसका क्या होता है? जो पूँछ पीछे ना ऐसे जब कुत्ते को आपने सीटी बजाओ तो ऐसे-ऐसे पूँछ हिलाता है वो एकदम तन के। लेकिन जैसे ही डर लगेगा तो पूँछ सबसे पहले शू टर्न कर लेगा, पूंछ सबसे पहले घूमेगी और ऐसी स्पीड में भागता है, गोली एकदम, ठीक है? तो टू टर्न टेल का मतलब क्या हो गया? डर गया भाई, और डर गया यानी कि भाग गया। तो टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, मुश्किल परिस्थिति से दुम दबाकर भागना। तो दुम दबाकर भागना ये हिंदी में भी इडियम है, तो बहुत सिंपल सा इडियम है आपका, टू टर्न टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ, टेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पूंछ होता है, तो दुम दबा के भागना। नेक्स्ट देखेंगे, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन बहुत सिंपल इडियम है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, जंप का मतलब है जंप करना ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन बेसिकली क्या हुआ करता था? बैंड वैगन बोलते हैं जो सर्कस होता है ना, और सर्कस का सारा सामान एक गाड़ी में जाया करता है, तो उस गाड़ी को बैंड वैगन बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है? तो इसका मीनिंग बेसिकली हो जाता है फॉलो अ ट्रेंड, किसी प्रचलन को बिना सोचे समझे अपना लेना। अब आप कहोगे बैंड वैगन से सर ट्रेंड का या फैशन का क्या मतलब है इसका? बेटा है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है। तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन ईडियम का ओरिजिन एक फेमस सर्कस ओनर का नाम है पीटी बर्नम, ठीक है? इनकी 1855 में लिखी ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ पीटी बर्नम, ठीक है? में मिलता है। और उसमें क्या मिलता है? पीटी बर्नम के सर्कस को ले जाने वाली गाड़ी वो बैंड वैगन बोलते थे, ठीक है? अब देखो क्या हुआ था, एक्चुअल में जो फुल स्टोरी अगर मैं बताऊं आपको, सर्कस का ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा था, और सर्कस का ट्रेंड जैसे जैसे कम हो रहा था तो उनका खर्चे चलाना मुश्किल हो गया था। वो इवन अपनी गाड़ी में जो बैंड वैगन था उसकी भी मतलब जो पूरी टीम थी उसको भी पैसे नहीं दे पा रहे थे। तो जब बहुत कम हो गया था तो उनको लगा कि अब कुछ किया जाए, लोग सर्कस देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो गाड़ी थी वो पूरा सर्कस था, देखो ये वाली जो है, ये आप देख रहे हो ना, बैंड वैगन, तो इस टाइप की गाड़ी थी। तो उन्होंने कहा इस गाड़ी को सर्कस में ही क्यों चलाएं, क्यों ना इसको रोड पे चलाना शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सर्कस को ले जाना ना करके उन्होंने ये सर्कस का ये वाला काम शुरू करा। और ये ही था, जैसे ही लोगों ने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मस्त मस्त, लोगों ने इस पर घूमने के लिए, जैसे आपने आजकल भी देखा होगा कोई ट्रेंड अगर सोशल मीडिया पे चल जाए, हमने जैसे रिसेंटली अभी एक वीडियो डाली जहाँ पे एक सिंगर कोई मतलब सैड सा म्यूजिक गाने को तैयार होती हैं, लेकिन तभी पीछे से डीजे वाला धुन बदल देता है। सिंगर के एक्सप्रेशन से एकदम से बदल के तुरंत एक मतलब कौन सा वाला गाना, कोका कोका करके कोई गाना है, वो वाला गाना शुरू कर देती हैं, ठीक है? और ये गाना जैसे हमने ये वाली रील डाली, ये एक्चुअल में अच्छा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि पेपर कैसा भी है, डिफिकल्टी लेवल आसान है, मुश्किल है, कैसा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तैयारी करके गए कि यार पेपर आसान आने वाला है, लेकिन अचानक से पेपर मुश्किल आ जाए, तो आप उसके लिए तैयार रहने चाहिए। आपको अपने आप को बदल लेना चाहिए तुरंत ही। आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके गए, पेपर आसान लेवल का आ गया, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो वो हमने जैसे ही डाला, इतना ट्रेंडिंग में आ गया, एकदम से मिलियन में व्यूज चले गए उसमें। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आज की डेट में क्या है, ट्रेंड में आ गया। ये एक लाइन आपने सुनी होगी बार-बार कि समझाने का तरीका बड़ा कैजुअल है। ये तरीका बड़ा कैजुअल है, इसका तरीका बड़ा कैजुअल है। अब लोग इसके पीछे पड़ गए, क्या तरीका कैजुअल है। अब से थोड़ी दिनों पहले एक ट्रेंड चल गया था, लुकिंग लाइक अ वाव, लोग उसके पीछे पड़ गए कि क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड का मतलब ही क्या होता है कि एक आदमी जो कर रहा है वो सब करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि लोग इस हालत में हो गए कि इस बैंड वैगन पर जंप कर करके कूदने लगे, नंबर लगने लग गए, लाइन लगने लग गई कि इस पे जाना है। तो वहीं से बेसिकली इडियम बन गया कि ये सब क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। एक, ठीक है? आगे देखेंगे, टू किक द बकेट। बकेट का मतलब होता है मेरे भाई बाल्टी, और किक का मतलब होता है लात मारना। देखो आपने अक्सर करके मूवीज में देखा होगा, जब कोई पर्सन सुसाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बाल्टी नीचे लगाता है, चढ़ता है, पंखे से रस्सा बांध के अपने गले में टांगता है और बकेट को, बाल्टी को ऐसे लात मार देता है, बाल्टी नीचे से हट जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बाल्टी को लात मार दिया यानी कि मर गया। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो टू डाई यानी कि मर जाना, बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मर जाना। टू किक द बकेट, तो किक द बकेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मूवीज में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई सुसाइड करता है तब वो एक बाल्टी पर चढ़कर खुद को पंखे से लटकाता है और मरने के लिए बकेट में लात मार देता है। मतलब टू किक द बकेट बराबर टू डाई। नोट भाई, ये ध्यान रखें हमेशा, जीवन अनमोल है और सुसाइड करना पाप है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि स्वस्थ रहें आप सभी लोग, मस्त रहें आप सभी लोग। जीवन से बड़ा कोई कोई चीज नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर आपका जीवन है और अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप जो भी जीवन से चाहते हैं वो मिलेगा। आप किसी इंसान को चाहते हैं, एक विशेष इंसान को, वो भी मिलेगा। आप अगर कोई बहुत बड़ी नौकरी दिमाग में लेके बैठे हैं वो भी मिलेगी। आप कोई बहुत बड़ा घर दिमाग में लेके बैठे हैं वो भी मिल जाएगा। अगर आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी दिमाग में लेके बैठे हैं वो भी मिल जाएगी। जो अल्टीमेट चीज़ है ना मेरे भाई, वो ये है कि आपका जीवन रहना चाहिए और उस जीवन को सिर्फ काटना नहीं है,
जीवन है और उसको काट रहे हैं तो फिर क्या ही जीवन है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीवन नहीं है, जीवन है लेकिन वैसा जीवन अच्छा नहीं है। जीवन वो अच्छा है कि जहाँ पे जीवन है और आप उसको अपने तरीके से चला रहे हैं। ज़िंदगी को आप अपने इशारों पे नचा रहे हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं कि जो ज़िंदगी से आप चाहते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है। ज़िंदगी को इशारों पे नचाना सीखें और ज़िंदगी जिस दिन आपके इशारों पे नाचेगी, उस दिन भाई साहब मज़ा आ जाएगा एकदम। आगे देखेंगे। अगला आपका इडियम है टू रब अ पर्सन द रॉन्ग वे। रब का मतलब होता है किसी के ना ऐसे रब कर रहे हैं ना, किसी को खुरच रहे हैं बेसिकली। जैसे हम नहाते टाइम पे रब करते हैं किसी चीज़ को, घिसना बेसिकली रब करना। तो टू रब अ पर्सन द रॉन्ग वे, किसी को गलत तरीके से बेसिकली आप छेड़ रहे हो और किसी को गलत तरीके से छेड़ दिया। रॉन्ग वे का मतलब है गलत रास्ते से, गलत तरीके से। तो टू रब अ पर्सन द रॉन्ग वे, तो किसी को गलत तरीके से आपने घिस दिया, छेड़ दिया तो क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा, अनॉय हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया उसको, टू अनॉय और ऑफेंड अ पर्सन, किसी व्यक्ति को ऑफेंड करना, अनॉय करना, ठीक है? अगला आपका इडियम है अंडर अ क्लाउड, और अंडर अ क्लाउड का मीनिंग होता है बेसिकली अंडर सस्पिशन, संदेह के घेरे में। अगर देखो आपके चारों तरफ कहते हैं ना संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ बादल हैं, इसका मतलब है आप संदेह के घेरे में हैं, ठीक है? तो इन डिसग्रेस, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, अंडर सस्पिशन आप संदेह के घेरे में हैं, तो आप संदेह के घेरे में हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। देखो आपने इस इडियम के लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आई गैस, जो हमारे वोकैब वंडर्स का पहला शॉर्ट था वो इसी पे बनाया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। देखो डेविल जो ग्रीक मिथोलॉजी है, डेविल वहां पे हमारे यहाँ का राक्षस होता है, और डीप ब्लू सी का मतलब है गहरा नीला समंदर। गहरा नीला समंदर और आपका डेविल, अगर दोनों के बीच में आपको, एक तरफ राक्षस है, दूसरी तरफ समंदर है, यानी एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, वो वाली स्थिति है, यानी कि आप बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस चुके हो मेरे भाई। बिटवीन टू इक्वली अनएक्सेप्टेबल चॉइसेस, आगे कुआं पीछे खाई, दो मुश्किल परिस्थितियों में बेसिकली, ठीक है? नेक्स्ट एट अ स्टोन्स थ्रो। भाई देखो एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, ठीक है? एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि जैसे हम जब पत्थर फेंकते हैं तो बस इतनी दूरी, थोड़ी सी दूरी, यानी कि एट अ क्लोज डिस्टेंस, एट अ क्लोज डिस्टेंस, तो बहुत नजदीक, बहुत थोड़ी सी दूरी पे। स्टोन का जितना थ्रो हम कर पाते हैं उतनी दूरी पे कोई अगर चीज है तो एट अ स्टोन थ्रो, बहुत आसान है, जितनी दूर पत्थर फेंक पाते हैं बस उतनी दूरी पे। नेक्स्ट अ कैच 22 सिचुएशन, बढ़िया आइडिया में कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सब कुछ अस्त व्यस्त है, ठीक है? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, जहां पे सॉल्यूशन किसी भी समस्या का इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल है, आप कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो एक ऐसी कठिन परिस्थिति जिसमें किसी समस्या का समाधान असंभव हो, बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, देखो भाई अ चिप, चिप का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। चिप का मतलब क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा, कहते हैं ना 2000 के नोट में चिप लगाई है, तो छोटा सा टुकड़ा ही लगा सकते हैं किसी चीज का। हम पहले आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड को चिप बोला जाता था कि चिप खरीद लाए हैं, 5 उसकी 256 एमबी की चिप लाया हूं मैं, उस जमाने के हम जब चिप आती थी, है ना? ठीक है? ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? जो आपका बड़ा ब्लॉक, मान लीजिए एक बड़ा कोई पीस, उसका छोटा सा टुकड़ा इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पेरेंट्स आपके बहुत बड़े हैं और उनके छोटे से टुकड़े कौन हो? आप हो, बस यही मीनिंग है इसका। अ पर्सन हु इज सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर और लुक्स, यानी कि आप अपने पेरेंट्स की तरह से दिखते हो, आप अपने पेरेंट्स की तरह से लगते हो, आप उन्हीं की एक चिप हो। अगर आपके पेरेंट्स बड़े टुकड़े हैं तो आप एक छोटा सा टुकड़ा हो, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे आगे। एन एक्लिस हिल, एक्लिस हिल, भाई एक्लिस हिल आपको ये मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से पढ़ाया भी है, ये आपकी ग्रीक मिथोलॉजी से ली गई कहानी ही है। एक्लिस की जहाँ पे कहानी है, एक्लिस के मतलब जैसे हमारे जो हमारा हिंदुइज्म है या जो हमारी इंडियन मिथोलॉजी है, वहाँ पे आपने सुना होगा रावण के बारे में कि रावण के यहाँ नाभि में तीर मारने से ही मर सकता था। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्लिस हुआ करता था ग्रीक मिथोलॉजी में, जिसका पूरा शरीर वज्र का था, लेकिन सिर्फ एड़ी में ऐसा था कि वहाँ पे वो वज्र का नहीं था, तो वहीं पे प्रहार करके उसको मारा जा सकता था। तो एक्लिस हील का मतलब है कि एक्लिस का सबसे कमजोर पार्ट कौन सा था? उसकी एड़ी। तो एक्लिस हील का मतलब है कि एक वल्नरेबल पॉइंट, आपका एक कमजोर पॉइंट बेसिकली। सो अ वल्नरेबल पॉइंट और फॉल्ट इन वंस कैरेक्टर, ठीक है? तो किसी के बिहेवियर में, कैरेक्टर में, किसी की जिंदगी में सबसे कमजोर पॉइंट, ठीक है? वही कहलाता है एक्लिस हील। नेक्स्ट टू कीप या स्टे या स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है? देखो तीन तरीके से लिख देते हैं, हमारी किताब में हमने ये बार बार करा है। ईडियम्स कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आप एक ही बार में तीनों याद रखें। आप ऐसे भी लिख पढ़ सकते हैं टू कीप क्लियर ऑफ, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं टू स्टे क्लियर ऑफ, आप ये भी कर सकते हैं टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है? इसका मीनिंग होता है टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम, किसी को बेसिकली नजरअंदाज करना और उससे दूरी बनाए रखना, ठीक है? और ये दूरी बना के रखनी है आपको। आपको अपने जीवन की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपके जीवन में आपका ध्यान भटकाती हैं, आपको उन चीजों से दूरी बना के रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका इडियम है टू कीप द पॉट बॉइलिंग।
टू कीप द पॉट बॉइलिंग। क्या मीनिंग होता है भाई इसका? पॉट का मतलब होता है बर्तन, और बर्तन में कुछ उबल रहा है, मतलब आपके घर में खाना बन रहा है। खाना बन रहा है इसका मतलब है कि आपके घर में चीजें सही चल रही हैं, सारी प्रोग्रेस सही चल रही है। तो टू मेक श्योर करना दैट अ प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, कि जो पॉट है वो बॉयल कर रहा है, लगातार सारी चीजें सही चल रही हैं, सब कुछ आपका प्रॉपर चल रहा है, तो यही इसका मीनिंग होता है। तो टू कीप द पॉट बॉइलिंग, उबलते हुए रखना बेसिकली, ठीक है, सब कुछ सही चलते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, टू पे लिप सर्विस। बेटा लिप का मतलब होठ, और होठों की सर्विस, होठों की कौन सी सर्विस होती है? चापलूसी करना। भाई जो चापलूसी कर रहा है वो होठों की सर्विस ही तो है, होठों से और सर्विस क्या करवाओगे आप? तो लिप सर्विस का मतलब होता है चापलूसी करना बेसिकली। टू पब्लिकली सपोर्ट और अप्रूव ऑफ समथिंग, तो किसी का समर्थन करना वैसे चापलूसी के लिए ज्यादा आता है, टू पे लिप सर्विस बेसिकली। तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिकली या चापलूसी कर रहे हैं, उस सेंस में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ठीक है। टू रन शॉर्ट, बेटा शॉर्ट का मतलब है कमी, तो किसी चीज की कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, इस शॉर्ट वर्ड से ही आपका शब्द बनता है शॉर्टेज। तो टू रन शॉर्ट, टू बिकम डिप्लीटेड, टू हैव लिटिल, टू लिटिल ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी हो जाना, किसी चीज की बहुत कम मात्रा होना, यही होता है आपका टू रन शॉर्ट। नेक्स्ट, रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म करके आपका एक इडियम आता है। इसका मतलब होता है बेसिकली रेड टेप या रेड टेपिज्म। देखो आपने अक्सर करके मूवीज में देखा होगा, जब कोई बड़ी रैंक का अफसर आता है ना, तो उसके लिए वो कारपेट बिछाया जाता है, लाल कलर का होता है वो, ठीक है। तो जब वो अफसर आ रहा होता है उसको सब पता है कि कैसी हालत है ऑफिस की, लेकिन फिर भी उसके आने पे बड़ी आव भाव से रेड टेप लगाए जाते हैं, ऑफिशियली वो लाल कलर का फीता लगाया जाता है, उसको वो काटेगा आके। तो यही सब क्या है, ये ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हैं, जिससे किसी काम को डिले कर दिया जाता है। तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, तो ऑफिशियल रूल्स हो गए, एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। तो दफ्तरशाही जो होती है, तो वही आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म, ठीक है। तो रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म। ऑल आइज, बेटा ऑल आइज का मतलब क्या है? इसके लिए भी मैंने आपको एक इडियम पढ़ाया था, आर्गस आइड। और आर्गस आइड बेसिकली उस पर एक शॉर्ट बनाया था, उसमें आपको बताया था आर्गस नाम का एक पर्सन था, उसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, वहीं से आपका ये ऑल आइज इडियम बना है, ठीक है। उसकी 100 आंखें थी, ठीक है, तो वहां से वो पूरी आप शॉर्ट देख लेना। तो बेसिकली वो 100 आंखों से एकदम पूरा ईगरली देखा करता था, किसी पर नजर रखने के लिए था, ठीक है। तो हेरा और उसकी कहानी है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सो वॉचिंग एगरली या फिर टू बी अटेंटिव, अटेंटिव रहना या एकदम ईगरली का मतलब होता है बहुत उत्सुकता से देखना, या फिर अटेंटिव होना ही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। सो आर्गस आइड, सॉरी ऑल आइज। तो वेजिलेंट बोल सकते हैं, टू बी अटेंटिव बोल सकते हैं, चौकस। अगला आपका ईडियम है अ केक वॉक। मेरे भाई केक वॉक, केक से बनने वाले ईडियम आप जानते हैं, आसान का। तो केक वॉक का मतलब क्या हो जाएगा? इजी टास्क, इजी टास्क, इजी टास्क, ठीक है। पीस ऑफ केक कह लें या केक वॉक कह लें, ठीक है। दोनों ही क्या है बेसिकली, बहुत आसान काम है। नेक्स्ट, इन व्हील एंड वोए, इन व्हील एंड वोए, ठीक है। इन व्हील एंड वोए इसका मतलब है सुख में और दुख में, सुख में एंड दुख में। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है मेरे भाई जब सुख हो, और एडवर्सिटी का मतलब होता है मेरे भाई जब दुख हो। तो एडवर्सिटी यानी दुख, और प्रॉस्पेरिटी यानी कि सुख। तो सुख में और दुख में, दोनों में, दोनों में किसी के साथ रहना, सुख दुख में। नेक्स्ट, अ ग्रीन हॉर्न, एक हरा सिंह है ना, और हरा सिंह याद आते ही मेरे को याद आता है हमारे गांव में एक पर्सन है हरी सिंह, ठीक है। और हरी सिंह बड़ा अनाड़ी आदमी है भाई, शादी भी नहीं हुई, इतना अनाड़ी है कि उसकी शादी नहीं करी। तो हरी सिंह ग्रीन हॉर्न अनाड़ी, ठीक है। तो इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन, एकदम कोई अनुभव नहीं है, शादी आदि नहीं हुई उसकी, कोई अनुभव नहीं है उसको, ठीक है। सो हरी सिंह एकदम जिसको अनुभव ना हो, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। देख रहे हो ये इस टाइप के लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। क्या करना चाह रहा है ये, हैं? बताओ, ऐसे कौन उबालता है भाई? बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, ये इडियम मैंने कई बार आपको पहले भी बताया। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल द बिलोंगिंग्स, आपका जितना भी सामान है उसको पैक करना, बेसिक बात है, बोरिया और बिस्तरा बांध लेना, ठीक है। तो बेसिकली, तो विथ ऑल वंस पोजेशंस, अपनी सारी चीजों के साथ में बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाना, ठीक है। पूरे तरीके से ये देखो, बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाना, यही है विथ बैग एंड बैगेज, विथ बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका इडियम है इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। ये देखो ध्यान रखना, आजकल ईडियम्स के मीनिंग एग्जैक्ट आपको पता होने चाहिए। आजकल ईडियम्स पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ईडियम दे दिया, 4 सेंटेंस हैं, चारों सेंटेंस में कौन से में सही प्रयोग किया गया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इस पर कुछ एक्सरसाइजेस हम लेके आने वाले हैं, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आए हैं कि ईडियम को सेंटेंसेस में बताना है, 4 सेंटेंस लिखे, कौन से में सही यूज है। तो बहुत जल्दी वोकैब वंडर्स पे ही एक छोटी सीरीज लाएंगे, शॉर्ट सीरीज होगी वोकैब के लिए, ठीक है, जिसमें ईडीएम को सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझाएंगे कि किस तरीके से कहां पर कौन सा ईडीएम आपका सही है। उसकी प्रैक्टिस कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपकी इंग्लिश की कंप्लीट जिम्मेदारी मैंने ली है, मतलब ली है, और आपका भाई आपके साथ 24 घंटे खड़ा है, मतलब खड़ा है, और आप हमेशा एकदम खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां लेता हूं।
यहाँ जितना आपको कराया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए देखेंगे इन कोल्ड ब्लड, देखेंगे इन कोल्ड ब्लड। देखो आपने देखा होगा अक्सर करके इडियम तभी यूज करा जाता है, ही किल्ड हर इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब है एकदम जानबूझ के निर्दयता से कोई काम कर देना, जानबूझकर और निर्दयता पूर्वक। तो डेलिबरेटली एंड क्रूअली कोई काम, बेसिकली किसी को मारने के लिए आता है इन कोल्ड ब्लड, ठीक है, जब किसी की जान लेते हैं तो इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। यानी कि ये इडियम आया कहां से, कैसे निकला? देखो अक्सर करके हम कहते हैं ना कोई निर्दयी आदमी होता है ना, तो हम कहते हैं इसका तो एकदम ठंडा हो गया खून, खून ठंडा हो गया, इसका मतलब है उसके ना इमोशंस नहीं रहे हैं, इमोशंस खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो जानबूझ के किसी का मर्डर कर देना। अ स्केलेटन इन द कबोर्ड, देखो कबोर्ड का मतलब होता है बेसिकली क्या, अलमारी आपकी, ठीक है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, कंकाल तंत्र। आपने मूवी देखी होगी दृश्यम, दृश्यम में बेसिकली आप इस इडियम को रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए दृश्यम में अजय देवगन की बेटी से मर्डर हो गया, और वो जो कंकाल तंत्र था आपने देखा, बहुत दिन खोदने के बाद में वो कंकाल तंत्र वहां से निकल गया, उन्होंने निकाल लिया। अब उस कंकाल तंत्र को अगर उन्हें छुपाना है तो कहाँ छुपाएंगे, अलमारी में। तो अगर आपके घर की अलमारी में, अगर मतलब किसी के घर की अलमारी में एक कंकाल तंत्र छुपा हुआ है, कोई छुपा हुआ मर्डर है, तो आप उसे छुपा के रखोगे, अब सबको बता दोगे, छुपा के रखोगे। स्केलेटन इन द कपबोर्ड का मतलब ऐसा ही है कि एक ऐसा रहस्य जो छुपा रखा है, अगर पता लगा दुनिया को तो गलत होगा। तो बेसिकली एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी चीज जो कि आपने छुपा रखी है और अगर वो दुनिया को पता लगी तो शर्मिंदगी महसूस होगी, एक गुप्त भेद जो शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, ठीक है। स्केलेटन इन द कपबोर्ड, ये देखो अलमारी में स्केलेटन। नेक्स्ट, टू फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई उड़ना, इनटू अ पैशन, पैशन का मतलब है आप एक तरीके से समझ लीजिए किसी की जो एकदम चाहत होती है ना, पैशन बोलते हैं उसको, हमारे अंदर इस चीज के लिए पैशन है, चाहत है, हम इस चीज को करना चाहते हैं, जज्बा है, तो एकदम एक पैशन में आ जाना, पैशन में आ जाना, एकदम से अपना मेंटल वो छोड़ देना, एंग्री हो जाना, यानी कि मेंटल पीस खो देना, तो सडनली एंग्री बन जाना, अचानक से गुस्से में आ जाना। तो फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई इनटू अ पैशन, अचानक से गुस्से में आ जाना। तो टू फ्लाई इनटू अ पैशन यानी कि अचानक से गुस्से में आ जाना। टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश, बेसिकली ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं झाड़ी, ठीक है, ठीक है। टू बीट अराउंड, और बीट का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर करके, ये पुलिस के लिए एक वर्ड होता है, ठीक है, पुलिस के लिए एक वर्ड होता है, पुलिस जो होती है ना, एक एरिया होता है बीट, बीट में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो टू बीट अराउंड द बुश को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पुलिस वाला एक बीट वाला है, और बीट वाला पर्सन क्या कर रहा है, आप कहीं कुछ पूछना चाह रहे हो कुछ, लेकिन वो ना आपको झाड़ी के चारों तरफ घुमा रहा है, झाड़ी के चारों तरफ घुमा रहा है, तो बेसिकली वो आपको क्या कर रहा है, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आने दे रहा है, इधर उधर घुमा रहा है। तो टू अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, राउंड अबाउट का मतलब है घुमाने फिराने वाला, राउंड अबाउट का मतलब घुमाने फिराने वाला, राउंड अबाउट वे में बात करके बात को टाल रहा है। बॉब इज योर अंकल, हमारे हिंदी में जो कहावत है ना, चाचा विधायक हैं हमारे, बॉब इज योर अंकल, ये चाचा विधायक है, एक ही बात है। कहते हैं ना, अगर चाचा विधायक हैं तो आपका चालान नहीं हो सकता, चाचा विधायक हैं तो कोई पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती, कोई फोर्स आपका कुछ नहीं कर सकती, तो चाचा विधायक हैं। ऐसे ही बॉब इज योर अंकल, इंग्लिश में कहावत यह है कि इफ बॉब इज योर अंकल एवरीथिंग बिकम्स ईजी, हर एक चीज आसान हो जाती है, कोई भी काम करना आसान हो जाता है, तो इट बिकम्स ईजिली एंड क्विकली अचीवेबल, कोई भी काम को करना आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो बॉब इज योर अंकल, आपने ये जाकिर खान का देखा भी होगा, चाचा विधायक हैं हमारे, इनका ये पूरा एक सीरीज बना दी थी इन्होंने इस चीज पे, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चाचा विधायक हैं इसीलिए ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, फिर भी कोई चालान नहीं है, और हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, एक मतलब सिर्फ एक को छोड़ के, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, डंकीज ईयर, डंकीज ईयर, देखो डंकीज ईयर का मतलब होता है लंबा टाइम, अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक वेट करे, अ वेरी लॉन्ग टाइम, डंकीज ईयर का मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, बहुत कॉमन सा इडियम है, कई बार पूछा गया, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये मिस्टर बीन कितने टाइम तक वेट कर रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी खड़े हैं, कभी बैठे हैं, तो वेट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, लंबा समय लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका ग्रेव एरर, देखो एरर का मतलब गलती, और ग्रेव, ग्रेव जानते हैं, ग्रेव का मतलब होता है बड़ी, बहुत नेगेटिविटी को एम्फेसाइज करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। सो ग्रेव यानी देखो, ग्रेव आपने कब्र सुना होगा, उसको भी बोल देते हैं ऐसी गलती जो कब्र खोद दे, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, और बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा है हिमालय, इसीलिए एक इडियम और होता है हिमालयन ब्लंडर। सो ग्रेव एरर को बोल सकते हैं हिमालयन ब्लंडर या फिर बिग मिस्टेक, या तो बिग मिस्टेक या फिर हिमालयन ब्लंडर, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। सो ग्रेव मिस्टेक, तो ग्रेव से कनेक्ट करके याद रख लेना भाई, ग्रेव पे की गई मिस्टेक, ग्रेव पे की गई मिस्टेक। नेक्स्ट देखेंगे, टू क्विकन द पल्स, टू क्विकन द पल्स, देखो पल्स यानी कि जो धड़कन है ना दिल की वो, और क्विकन यानी कि धड़कन बढ़ा दी, और धड़कन बढ़ा दी तो बेसिकली क्या होता है, टू क्विकन समथिंग, टू मेक एक्साइटेड, किसी को एक्साइटेड कर दिया, किसी के अंदर की जागरूकता बढ़ा दी, तो टू क्विकन द पल्स, टू क्विकन द
पल्स, बहुत आसान है। टू क्विकन द पल्स का मतलब किसी की एक्साइटमेंट को बढ़ा देना, किसी को एक्साइट कर देना। टू टेक अ राइट चॉइस, ये तो बहुत सिंपल है। राइट चॉइस यानी कि सही जो विकल्प है उसको चुन लेना। तो इसमें ना तो ट्रिक की जरूरत होनी है, टू मेक अ राइट चॉइस, इसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो सिंपल, ये तो मीनिंग है बस, है ना। आगे देखेंगे लैटिन एंड ग्रीक। बेटा लैटिन और ग्रीक जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारी समझ में नहीं आते। अल्फा बीटा गामा कहाँ समझ आते हैं? अगर किसी नाम में जैसे कि हम बोलते हैं प्रशांत, तो PRASHANT, आपको सब समझ आ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम लैटिन ग्रीक में लिखें तो क्या आप समझ पाएंगे कि प्रशांत लिखा हुआ है? नहीं समझ पाएंगे। तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि समझ में न आने लायक, ऐसी चीज जो समझ में ना आए, वही होती है बेसिकली आपकी लैटिन एंड ग्रीक। जैसे आप ये देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, जैसे हमारे यहाँ जो सी होता है उसकी जगह यहाँ गामा है, हमारे डी की जगह इनके पास डेल्टा है, ई की जगह पे हमारे इनके पास में एपल्सन है, ठीक है, एफ की जगह पे जेटा है। तो ये कहाँ समझ आएंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेसिकली आपके क्या है, लैटिन एंड ग्रीक। एक और इडियम आपका होता है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब है कि कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आई, ग्रीक आ जाए लैटिन आ जाए, ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, तो समझने ना योग्य हो, मतलब समझने लायक ना हो। नेक्स्ट देखेंगे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। मॉस का मतलब होता है मेरे भाई काई। अब आप एक बात बताइए, आपने अक्सर करके देखा होगा कहीं एक जगह पे अगर थोड़ा सा पानी भर दिया जाए, मान लीजिए कहीं पे पत्थर पड़े हैं, वहाँ पे हल्का सा पानी है, धीरे धीरे उस पर ग्रीन कलर की काई जम जाती है ना, काई जम जाती है। अब मान लीजिए दो पत्थर है, एक पत्थर ऐसा है एक ही जगह पे रखा हुआ है और उस पर हल्का सा पानी है, क्या उस पत्थर पर काई जमेगी? आपको बिल्कुल जम जाएगी सर, पत्थर काई जम जाएगी, बड़ा चिकना सा हो जाएगा। लेकिन एक पत्थर ऐसा है जो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, इधर से उधर इधर से उधर, क्या उस पर काई जमेगी? नहीं। उसी प्रकार मेरे भाई एक इंसान जैसे कि आपको बहुत क्लासिक सा एग्जांपल दूं, जैसे टीचर्स की बात करते हैं, जैसे मैं हूं, मैंने अपना टीचिंग कैरियर शुरू करा 2018 में रैंकर्स गुरुकुल से। आदित्य सर हैं, टीचिंग कैरियर शुरू करा रैंकर्स गुरुकुल से। विक्रम सर भी रैंकर्स गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम लगातार जुड़े हुए हैं। तो हम बहुत सारे अपने बच्चे भी इकट्ठे करते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट करवाया, तो हमारा एक बेस बन गया है, ठीक है, हमारे एक पूरी बेस बन गया है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे, आज यहाँ तो कल यहाँ, कल यहाँ तो परसों वहाँ तो अगले दिन कहीं और। क्या ऐसे लोग जीवन में बड़ा नाम कमा पाते? नहीं, क्योंकि वो कहीं एक जगह सेटल नहीं हो पाए। तो यही आपका एक इडियम होता है कि एक व्यक्ति जो कहीं पर रुकता नहीं है, उसके ऊपर काई नहीं, जैसे पत्थर नहीं रुकेगा तो काई नहीं जमेगी, वैसे ही एक व्यक्ति अगर कहीं नहीं रुकेगा तो उसके पास ना तो पैसा आएगा, ना ही उसके पास में कोई उसका नाम हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम। उसको कुछ नहीं मिलता है, जो अस्थिर है वह सफल नहीं होता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने आज पढ़ाई के लिए मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो देखी, अभी इंग्लिश की मैंने रैंकर्स गुरुकुल पर डाली थी, आपने वो स्ट्रेटजी अच्छी लगी, आप उससे पढ़ने लगे, तभी आपका कोई सो कॉल्ड टॉपर आ जाता है, कोई भी पर्सन आ जाता है, वो कहता है यार तू ऐसे तो गलत कर रहा है। या फिर मान लीजिए आपने यूट्यूब पर गए, आपने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी पढ़ी, टॉपर जो कि IIT से पढ़ के आया था, आप जो कि गांव के स्कूल से पढ़े हो, सरकारी स्कूल से, आपने उस IIT वाले बंदे की स्ट्रेटजी देखी, आपने कहा यार इसने टॉप किया है, इसकी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, आपने बदल दी। कल को फिर आता है, नया साल आया, नया टॉपर आया, नई स्ट्रेटजी आई, आप फिर नई स्ट्रेटजी पे चले गए, आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आप एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो अस्थिर है उसको सफलता नहीं मिलती है। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट है आपका एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है जेस्चर ऑफ पीस यानी कि शांति का प्रस्ताव। शांति प्रस्ताव को ही जेस्चर को कह सकते हैं इशारा किसी की तरफ। जैसे हमने ना ये किसका है? हाय का जेस्चर है, बाय का जेस्चर है, नमस्ते का जेस्चर है, यानी कि एक तरीके से इशारा है ना। कई बार हम जरूरत नहीं पड़ती नमस्ते बोलने की, हम सिर्फ ऐसे कर देंगे, नमस्ते, सामने वाला समझ गया। कई बार कोई जा रहा है ना तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारा गला रुंधा हुआ है, कोई ऐसा हमें छोड़ के जा रहा है जो कि हम चाहते थे कि नहीं छोड़ के जाए, लेकिन वो जा रहा है तो गला रुंध जाता है, कई बार बोल नहीं पा रहे हैं, तो जस्ट हम ऐसे कर देते हैं, वो समझ जाएगा कि ये बाय बोल रहा है, ठीक है। तो ये जेस्चर होते हैं। जेस्चर यानी कि बेसिकली डायरेक्ट नहीं कहते हैं, तो जेस्चर ऑफ पीस, शांति प्रस्ताव आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये आपका एन ओलिव ब्रांच। अगला है आपका अ ग्रास विडो। देखो भाई, विडो का मतलब होता है विधवा, लेकिन ये पूरी विधवा नहीं है, ये ग्रास विडो है। देखो विडो वो होती है जिसके पति की डेथ हो जाती है, लेकिन ग्रास विडो वो है जिसका पति काम से या अपने शौक मौज से उससे दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, लंबे टाइम में एक ही बार आता है, ऐसे पर्सन को कह देते हैं ग्रास विडो। तो एक औरत, अ वुमन हुज हस्बैंड इज अवे फ्रॉम होम फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए,
और सेपरेटेड मिस्ट्रेस भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, अलग की गई मिस्ट्रेस, ठीक है। आगे देखेंगे मदर विट। भाई मदर विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब समझदारी और मदर्स का मतलब है जो जन्म देती हैं। तो ऐसी समझदारी जो आपके अंदर जन्म से हो उसी को बोल देते हैं क्या? मदर विट। तो नेचुरल विट और इंटेलिजेंस, जो जन्मजात आपकी बुद्धिमत्ता होती है उसी को क्या बोल देते हैं? मदर विट, ठीक है। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? मदर विट। तो मदर विट। नेक्स्ट देखेंगे ज्वेल इन द क्राउन। ज्वेल का मतलब होता है मेरे भाई जो ये जो मोती लगे होते हैं ना, हीरे मोती, वह जब जो हीरे जवाहरात आपने सुना है ना, तो वो जो जवाहरात वर्ड है वही ज्वेल है। अगर ज्वेल की बात करते हैं तो ज्वेल होता है द बेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये जो क्राउन है पूरा का पूरा राजा का क्राउन का मतलब ये जो मुकुट होता है, और इसके अंदर ज्वेल ये हैं, ये जो रेड है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ज्वेल, खास करके ये। तो ज्वेल इन द क्राउन का मतलब है किसी क्राउन का सबसे जरूरी पार्ट। तो द बेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगला है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। देखो बॉर्न, बॉर्न का मतलब जन्म लेना, विथ यानी कि के साथ, अ सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच, अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके जन्म होना। देखो अक्सर करके बहुत सारे लोगों की किस्मत अच्छी होती है और उनका जन्म ऐसे परिवार में हो जाता है जिस परिवार में पहले से ही बहुत पैसा है, बहुत अच्छा परिवार चल रहा है। लेकिन कुछ आपके हमारे जैसे लोग भी होते हैं जहाँ पे हम एक स्ट्रगल की ज़िंदगी में पैदा हो रहे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जैसे तैसे करके मांटेसरी से पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बहुत मुश्किलों से जब आगे बढ़ रहे होते हैं फिर सरकारी नौकरी का एक सपना सजाते हैं और फिर मेहनत करते हैं। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। अब हम सिल्वर स्पून वाले नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई, जिन जिन लोगों ने ना जीवन में बचपन में स्ट्रगल देखी है, वो जब 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करने आते हैं तो वो अलग तरीके की मेहनत करने का जज्बा रखते हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि शहर में जब आते हैं पहली बार दिल्ली में, तो शहर की चकाचौंध को देख के वो ना डाइवर्ट हो जाते हैं। वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए, वो करने लग जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। देखो दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब हम गाँव से बाहर निकलते हैं तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। पहला ये कि हम वो सब करें जिनसे हम बचपन से लेकर आज तक वंचित रहे, यानी कि शौक मौज, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वंचित रहे हैं शौक मौज से। दिल्ली में आए, बड़े शहर में आए, अलग अलग तरीके की चीज़ें, कई बार हम अलग अलग रास्तों पर भटक जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ ऐसा करें कि जीवन भर वो सब कुछ कर पाएँ जिनसे हम, हमारा परिवार, हमारे पूरे के पूरे पिछली 2-3 पीढ़ियाँ वंचित रहें। अब चॉइस आपकी है कि सिर्फ आप जिन चीज़ों से वंचित रहे हो वो करना चाहते हो, या जिन चीज़ों से पूरा परिवार वंचित रहा है आप उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो। इट्स योर चॉइस। बार बार कहता हूँ एक बात कि हर परिवार में एक पीढ़ी होती है जो परिवार का इतिहास बदलती है, और आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आपके पास में वो पीढ़ी बनने का अवसर है। उस अवसर को ऐसे न गंवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, लगातार मेहनत करें। तो मेरे भाई लगातार मेहनत करें, पीढ़ी वही बने जो इतिहास को बदलती है, और इतिहास को बदलना पॉजिटिव वाला। एक पीढ़ी ऐसी भी आती है जो पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद करके जाती है। प्लीज़ उस पीढ़ी में शामिल ना हो, रिक्वेस्ट है आपसे। आगे देखेंगे तो ये बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब है बॉर्न टू रिचेस एंड लग्जरी, जिसके पास में बहुत सारी लग्जरी चीज़ें हैं। भाई जन्म होने के साथ ही सामने वाला ऑडी मर्सिडीज में चल रहा है, ठीक है, उसके मम्मी पापा मतलब, तो वो कुलीन परिवार में, अमीर परिवार में जन्म लिया हुआ पर्सन है। नेक्स्ट देखेंगे अ कॉक एंड बुल स्टोरी। देखो बहुत बार ये इडियम पूछा जाता है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कायदे की बात यह है कि कॉक यानी कि मुर्गा, बुल यानी कि जिसको सांड हम बोल देते हैं, उसकी कोई कहानी होती नहीं, ठीक है। और क्योंकि कॉक की और बुल की कोई कहानी है ही नहीं ऐसी, मुर्गे की और बैल की क्या ही कहानी रही होगी, कोई कहानी नहीं है। क्योंकि इन दोनों की कोई कहानी नहीं होती, इसीलिए अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कहानी जो फेक है, एक ऐसी कहानी जो बनाई गई है, कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, पूरे तरीके से मनगढ़ंत कहानी को बोल देते हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। क्योंकि कॉक की और बुल की कोई स्टोरी नहीं होती। क्या मैच है दोनों का? कुछ भी नहीं। कहाँ छोटा सा मुर्गा ये देखिए, और कहाँ आपका बैल, ये मनगढ़ंत कहानी है। ये देखो बनाया गया फोटो है, कोई रियल फोटो भी नहीं मिलेगा जहाँ पे मुर्गा और बैल एक साथ में हो। तो बेतुकी और मनगढ़ंत कहानी को ही क्या बोल देते हैं? अ कॉक एंड बुल स्टोरी। भाई याद रहेगा। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो जाता है एक मनगढ़ंत, एक फेक, एक झूठी कहानी, ठीक है। आगे अगर बात करें भाई, अगला आपका इडियम है टू बी इन फुल स्विंग। टू बी इन फुल स्विंग, फुल स्विंग का मतलब जानते हैं? फुल स्विंग का मतलब होता है कोई आदमी पूरे तरीके से मोशन में है, कोई आदमी स्विंग, जानते हैं झूला देखा आपने? झूले को एक तो स्विंग बोलते हैं, ऐसे ऐसे जब झूला झूल रहा होता है तो हम बोलते हैं क्या है ये? स्विंग। इवन झूले को इंग्लिश में स्विंग कहते हैं, ठीक है। तो स्विंग, और फुल स्विंग का मतलब है झूला एकदम तेजी से यूं यूं इधर उधर जा रहा है। फुल स्विंग का मतलब है कि पूरे फॉर्म में आ चुका है झूला, यही तो कहते हैं कि झूला पूरे फॉर्म में आ चुका है। तो हम कह सकते हैं टू बी इन फुल स्विंग का मतलब है टू बी वेरी
एक्टिव, पूरे तरीके से एक्टिव। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे भाई, ये देखिएगा, ये दो लोग हैं, देखो कितने पूरे तरीके से एक्टिव हैं, एकदम स्विंग कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। तो टू बी इन फुल स्विंग का मतलब क्या हो जाता है? टू बी वेरी एक्टिव, टू बी वेरी एक्टिव, पूरे तरीके से एक्टिव। अगला आपका इडियम है टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। देखो फेस का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि ये भाई इस कंपनी का फेस है। फेस का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख के चीज़ें चल रही हैं। जैसे मान लीजिए प्यूमा आपकी एक कंपनी है और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली हुआ करते थे, हालांकि अभी चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन विराट कोहली के नाम पे कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो प्यूमा के प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो विराट कोहली प्यूमा का क्योंकि फेस है। अब आप जाते हैं प्यूमा के शोरूम में, आप जाते हैं, देखते हैं विराट कोहली के बड़े बड़े पोस्टर लगे, आपने कहा अच्छा विराट कोहली ऐड करते हैं। आपने क्वालिटी देखी ही नहीं, आपने फटाक से सामान को खरीद लिया, पैसे भी नहीं देखे, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 जितने के जूते हैं खरीद लिए। क्यों? क्योंकि आपने उन जूतों को फेस वैल्यू पे ले लिया। किसके फेस वैल्यू पे? जो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। या कई बार फेस वैल्यू का ऐसा भी मीनिंग हो सकता है, कोई चीज़ आपने देखी, पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त सी है, इतने ज़बरदस्त ढंग से पैक कर रखा है, बहुत शानदार ढंग से। कई बार आप देखना ओरियो के बिस्किट मंगाना है अमेजोन से, भाई साहब इतने बड़े डब्बे में पैक करके देंगे और नीचे अंदर क्या निकलता है? एक पैकेट। अब मान लीजिए ये तो चलो ऑनलाइन है, दिखता नहीं, ऑफलाइन में अगर कोई इतना बड़ा बिस्किट का डब्बा पैक करके रखे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत महंगा रहा होगा। और आप तो ऐसे डब्बे के 100 रुपये दे के आ जाओगे, 200 रुपये दे के आ जाओगे बिस्किट के डब्बे के। घर आके पता चला कि टोटल 5 बिस्किट निकले उसमें, मतलब 5 टोटल बिस्किट, पैकेट नहीं कह रहा हूँ, बिस्किट। तो आपने किसी चीज़ को किस पे खरीदा? फेस वैल्यू पे। उसका जो दिख रहा है आपको सामने, आपने चेक ही नहीं किया उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी चीज़ें उसमें हैं और कितनी नहीं है। तो फेस वैल्यू का यही मतलब होता है। तो टू एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स, कोई चीज़ जैसी लग रही है वैसे ही खरीदना। टू बी रेदर देन स्टडिंग इट मोर क्लोजली, यानी कि ज़्यादा क्लोजली उसके बारे में विचार नहीं किया। तो जो जैसा बताया गया, देखा गया, उसे वैसा ही स्वीकार करना बिना किसी परीक्षण के, ठीक है। आगे देखेंगे टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। लीफ का मतलब होता है भाई मेरे पत्ता, ठीक है। और टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना या बदलना। आपने अक्सर करके देखा होगा, एक मौसम आता है जहाँ पे पतझड़ का मौसम जिसको हम कहते हैं, और जब पतझड़ आता है तो पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं और उसके बाद में फिर उन पर नए पत्ते आते हैं। बेसिकली उनकी क्या हुई, उस पौधे की, उस पेड़ की अपनी एक नई शुरुआत है वो। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि पुरानी पत्तियां गिरा के, पुरानी दुख भरी चीजें मिटा के एक नए तरीके से आगे चलना। आपने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी होगी 12th फेल, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है विक्रांत मैसी की, बड़ी ज़बरदस्त मूवी लगी, ज़बरदस्त कहानी, ज़बरदस्त तरीके की एक्टिंग। उसमें एक शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट बेसिकली कहा जाए तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ ही है। कैसे? अक्सर करके आपने देखा उस मूवी में क्या होता है कि विक्रांत मैसी यानी जो मनोज कुमार हैं, उनके नाम से ज़्यादा फेमस हैं वो। तो जब मनोज फेल हो जाते हैं तो मनोज पुराने बर्डन को लेके बैठे नहीं रहते हैं कि मैं कैसे फेल हुआ। आपने कहीं भी मूवी में ऐसा नहीं देखा होगा कि वो इस चीज़ से परेशान है कि उनका क्यों नहीं हुआ। गौरी भैया परेशान थे लेकिन मनोज परेशान नहीं थे, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, पुराने दुखों को लेके बैठे हैं, रोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। जब जब फेलियर सामने आया तो उन्होंने रीस्टार्ट किया। बहुत लंबे टाइम तक पुरानी चीज़ों में उलझे नहीं रहे। पुराना जो बर्डन है उसको छोड़ के नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करना ही बेसिकली क्या होता है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो टू बिगिन अगेन, पुनः आरंभ करना, पुनः आरंभ करना। तो हार नहीं मानूंगा यानी कि रीस्टार्ट। ये मूवी अपने आप में एक मोटिवेशन है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर देखें। आप बाकी कोई मूवी जीवन में देखें ना देखें, लेकिन एक बार 12th फेल जरूर देखें, बहुत अच्छी मूवी है। अ फेयर वेदर फ्रेंड। भाई फेयर का मतलब होता है अच्छा, और वेदर का मतलब होता है मौसम, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। एक ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसम में आपका है। और ये वर्ड सुनते ही मुझे एक ही आदमी की याद आती है, जानते हैं ना, अपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को। जिधर लगता है कि अब की बार एनडीए जीतने वाली है, चलो 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 एनडीए में चलते हैं, एनडीए में चलते हैं, एनडीए में चलते हैं, बीजेपी से आके मिल गए। लगा अरे बिहार में तो बीजेपी का बड़ा बुरा हाल है, चलो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, तेजस्वी के साथ चलते हैं, वहाँ जाके मिल गए। बस ऐसे ही आदमी को कह दिया जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। जिसका समय अच्छा दिखे उसकी तरफ चले जाओ, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड। सो अ सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी मित्र, स्वार्थी मित्र, ठीक है। स्वार्थी मित्र बेसिकली क्या होते हैं आपके, फेयर वेदर फ्रेंड। तो एग्जांपल आपके सामने है ही, ठीक है। अभी इनको वेदर किसका फेयर लग रहा है, मोदी जी का, ठीक है। आगे देखेंगे टू कजल वंस ब्रेन। कजल का मतलब होता है एकदम सोचना, दिमाग दौड़ाना। तो टू कजल वंस ब्रेन का मतलब अपना दिमाग पूरा लगा रहे हो आप। तो टू थिंक हार्ड, माथा पच्ची करना, ध्यान से सोचना, विचार करना, ठीक है। सो देखो इस तरीके से टू कजल वंस ब्रेन। नेक्स्ट टू प्ले इट बाई ईयर। टू प्ले इट बाई ईयर, प्ले का मतलब है खेलना या कुछ परफॉर्मेंस करना, और बाई ईयर का मतलब है जो आपने कान में आया। जैसे अक्सर करके डांस होता है टू प्ले इट बाई ईयर। मान लीजिए आपके रिलेटिव्स में किसी की शादी है और आपकी नई नई शादी हुई थी थोड़े दिन पहले ही, और आप ठहरे शर्मीले किस्म के इंसान मेरे जैसे,
आपको तो डांस आता ही नहीं। जैसे ही शादी में पहुंचते हैं, अब रिलेटिव्स आपको फोर्स करते हैं, नाचो जी, भैया और भाभी का डांस देखेंगे जी, भैया और भाभी का डांस देखेंगे। भैया को कद्दू डांस आता है, आता ही नहीं भैया को डांस। फिर भैया क्या करेंगे, वहाँ से डीजे वाले भैया एक बढ़िया सा कपल सॉन्ग चलाएंगे। भैया फिर कोशिश कर रहे हैं कि भाभी को ऐसे घुमाएं, कभी यूं गलती हो गई, कभी यूं गलती हो गई। कर क्या रहे हैं भैया, जो कान में आवाज़ आई बस उसी पे भैया ऐसे ठुमके लगा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। यही क्या कर रहे हैं भैया, भैया जो कान में आवाज़ आई उसी पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो आवाज़ कान में आ रही है उसी पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उसी को बेसिकली कह देते हैं टू प्ले इट बाई ईयर, यानी कि बिना किसी स्पेशल तैयारी के, बिना किसी स्पेशल प्रेपरेशन के कोई काम करना। तो टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रेपरेशन, बिना तैयारी के कोई काम करना। भाई कमेंट करते रहेंगे साथ साथ में सारे लोग, जितनी ज़्यादा बार कमेंट में आप किसी शब्द को लिखते हो उस शब्द के याद होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना आपकी बन जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार इन शब्दों को लिखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू कम इन हैंडी, हम कहते हैं बड़ी हैंडी सी चीज़ है। देखो छोटा सा मार्कर है, कितना हैंडी सा है। हैंडी का मतलब होता है यूजफुल। हैंडी का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, यूजफुल। तो टू बी यूजफुल, उपयोगी सिद्ध होना, उपयोगी सिद्ध होना। समवंस हार्ट इज इन द राइट प्लेस, किसी का दिल सही जगह पे है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, जैसे मैं हूँ, कई बार मैं बड़ी कड़वी बातें बोल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कई बार कई बार इंसल्ट भी मार देता हूँ। क्यों मार देता हूँ, जब मुझे लगता है ना, खास करके ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ होता है, जब मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट गलत राह पे जा रहा है तो मैं उससे कुछ ऐसी कड़वी बात कहता हूँ कि उसको मेरी बात बुरी लगे। क्योंकि अगर उसको मेरी बात सिर्फ अच्छी लगेगी तो वो अभी तो सोचेगा, लेकिन उसके अंदर लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। मोटिवेशन शॉर्ट टाइम का होगा, अरे सर ने कहा ये कर लेते हैं, फिर छोड़ना सर क्या है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कह दूँ जो उसको बुरा लग जाए तो इसका मतलब है कि वो आदमी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, उसको वो बात बार बार चुभेगी। अक्सर करके अच्छी बातें हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातें हम अक्सर नहीं भूल पाते हैं कि क्या किसने बुरा किया था। अक्सर आपने देखा होगा, कोई आपके दोस्त ने ना आपके लिए 1000 अच्छे काम करे हों, लेकिन अगर जीवन में एक बार उसने कुछ गलत काम कर दिया ना, आप उस एक काम को याद रखोगे, 1000 को भुला दोगे। ह्यूमन नेचर है कि जो नेगेटिविटी है उसको जल्दी कैच करता है माइंड, इसीलिए नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा चल जाती हैं लोगों की। सो नेगेटिविटी को ज़्यादा कैच करता है ह्यूमन माइंड, इसीलिए कई बार हम ये करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बच्चे का बुरा चाहता हूँ, मैं उस बच्चे का अच्छा चाहता हूँ, मैं उस बच्चे का भला चाहता हूँ। इसका मतलब है इस जगह पे ये इडियम मेरे लिए सूटेबल है। समवंस हार्ट इज इन द राइट प्लेस। मैंने, हो सकता है आपको डांट के गलत काम किया, हो सकता है आपको जो क्लास में अच्छा लग रहा था उसके सामने मैंने आपकी बेइज्जती मार दी, हो सकता है मेरी बात आपको बहुत बुरी लग गई, लेकिन ये काम मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहता हूँ, मैंने इसलिए किया जिससे कि आप कुछ अच्छा कर पाओ। इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर। अगर मैं गलत भी बिहेव कर रहा हूँ तो भी ये समझ लेना कि मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे, टू बी डाउन द ट्यूब्स, टू बी डाउन द ट्यूब्स। देखो ट्यूब अगर डाउन हो जाए तो आपकी गाड़ी फेल हो जाती है, बस इतना याद रख लेना। वैसे डाउन द ट्यूब्स का मतलब है नीचे जाना, गिरना। बेसिकली डाउन द ट्यूब्स, ट्यूब में नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं यानी कि फेल हो रहे हैं। तो टू बी फेलिंग कंप्लीटली, पूरे तरीके से फेल हो जाना। फेस, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक क्या मतलब होता है फेस द म्यूजिक का? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ जो आपसे गलती हुई है उसके परिणाम भुगतना। टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज़ के परिणाम भुगतना। टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, किसी बुरे परिणाम को स्वीकार कर लेना। टू फेस द म्यूजिक, तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बुरा परिणाम भुगतना। आप इस फोटो की मदद से याद रख सकते हैं, इसने कुछ गलत काम किया है तो इसके पिताजी ने नहीं, इसकी पत्नी ने इसको सजा दी है कि ये म्यूजिक का बॉक्स उठा के इसमें गंदे गंदे, मतलब गंदे गंदे का मतलब वैसे गंदे नहीं, गंदे गंदे का मतलब ऐसे जो कान को परेशान करते हैं, ऐसे गाने चला के इसको सजा दी जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये म्यूजिक को फेस कर रहा है, ही इज फेसिंग द म्यूजिक। टू लूज योर मार्बल्स, देखो मार्बल आप जानते हैं कितना ठंडा होता है, ठीक है। मार्बल ठंडा होता है, मार्बल में ना आपका टच होता है। तो टू लूज द मार्बल का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, टू गो इनसेन, पागल हो जाना। मार्बल ठंडा होता है, ठंडा, अगर आपका दिमाग ठंडा है तो आप कितने अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे अभी मेरा दिमाग एकदम शांत है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से मैं अभी हूँ तो ऐसे में मेरा दिमाग शांति रहेगा, गुस्सा आ ही नहीं सकता है, भगवान की सीधी कृपा है ना। तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन क्योंकि ठंडक है दिमाग में यानी कि मार्बल है। और लूज का मतलब खोना, अगर मेरे दिमाग में से मार्बल जाती रहे तो दिमाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिमाग गर्म होगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। इनसेन का मतलब होता है पागल। तो दिमाग से अगर ठंडक निकल गई तो पागल हो जाएगा आदमी, बस याद हो जाएगा ईडीएम आपको, ठीक है। तो टू गो इनसेन, टू गो इनसेन, देखो ये जैसे ये पागल हुआ जा रहा है, ये जबरदस्त, ठीक है। आगे देखेंगे, टू सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है मेरे भाई बाउंड्री, दो चीज़ों के बीच की जो रेखा होती है उसको फेंस बोल देते हैं। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने अक्सर करके लोकसभा और राज्यसभा का जो एक मिक्स्ड सेशन होता है, कंबाइंड सेशन होता है, उसमें जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है बेसिकली, वो वोट नहीं करता है। वो वोट तभी करता है
जब उसके वोट की जरूरत हो, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब है लाइन पे बैठे हो, आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो टू बी अनेबल टू टेक अ डिसीजन, डिसीजन ना ले पाना। टू बी नॉट एबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ होना। ये देखिएगा कैसे किस तरीके से असमर्थ है, देखो लटक गया भाई साहब, फेंस से कूद रहा था और लटक गया, असमर्थ है, निर्णय नहीं ले पाया। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो। टू का मतलब होता है मेरे भाई किसी की तरफ, और फ्रॉम का मतलब होता है किसी से दूर। किसी की तरफ गए, किसी से दूर आए, किसी की तरफ गए, किसी से दूर गए। टू आपकी तरफ आया, फ्रो आपसे दूर आया। टू आपकी तरफ आया, फ्रो यानी कि आपसे दूर गया, यानी कि फ्रो यहाँ पे फ्रॉम का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया, आगे पीछे, आगे पीछे। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, आगे और पीछे, जैसे झूले में चल रहा होता है ना, स्विंग में, वही काम। नेक्स्ट, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, लीप का मतलब बड़े बड़े कदम रख के। अब आप वैसे याद ना रख पाओ, सिंपल, लीप ईयर कितने साल में आती है, 4 साल। कितना बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम, पूरा 4 साल का गैप मार दिया, यानी कि लंबी छलांग मार दी, लंबी छलांग। तो स्विफ्टली यानी कि तेजी से कोई काम किया है, तेजी से कोई काम कर दिया, तो वही होता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। देखो ये देखो दौड़ रहा है ना, कितनी लंबी लंबी लीप ले रहा है, लीप का मतलब छलांग होता है वैसे, है ना, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल का मतलब होता है भाई आपका विनम्र, और अगर आप हम्बल पाई खा रहे हो इसका मतलब आप बहुत विनम्र हो, आप माफी मांग रहे हो। टू ईट हम्बल पाई का मतलब हो जाता है टू अपोलोजाइज हम्बली। अपोलोजाइज का मीनिंग भी होता है सॉरी बोलना, टू से सॉरी, हम्बली बिल्कुल विनम्रता से माफी मांगना। ठीक है, जैसे कि देखिए मिस्टर बीन हम्बल पाई खा रहे हैं, है ना, मिस्टर बीन क्या खा रहे हैं, हम्बल पाई खा रहे हैं। नेक्स्ट, आगे, टू होल्ड वाटर। टू होल्ड वाटर, अगर आप देखो, आप इतने अच्छे रीजंस आपके पास हैं कि आप जानते हैं कि पानी को कैसे पकड़ के रखना है, बस। तो टू होल्ड वाटर का मतलब है टू बी रीजनेबल, टू अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, विश्वास के योग्य होना। अगर आप ध्यान रखना, आगे किसी का परीक्षण लो तो उससे कहना कि पानी पकड़ के दिखा, अगर पानी पकड़ लिया विश्वास योग्य है ना, जस्ट किडिंग। ठीक है, कहीं पता चले यही कर रहे हो और ये और कह दो कि इंग्लिश वाले मास्टर ने कहा था, वो भी तिलक विलक लगा के कहा था तो सही कहा होगा, बस जो कहता ये है ना। आगे, इन्स एंड आउट्स। इन का मतलब होता है अंदर की चीज़ें, और आउट का मतलब होता है बाहर की चीज़ें। अगर आपको अंदर की चीज़ें और बाहर की चीज़ें सब पता हो तो आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी है मेरे भाई। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, पूर्ण विवरण पता है आपको, पूर्ण विवरण, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्लो एंड स्टडी, आपने अक्सर करके सुनी होगी ये कहानी कि जो स्लो और स्टडी होता है वही जीतता है। स्लो एंड स्टडी का मतलब बेसिकली कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, सफलता के लिए लगातार प्रयास करना, बेशक धीमा हो लेकिन लगातार हो। ये कछुए वाली कहानी सुनी होगी आपने। अगला जो आपका इडियम है, टू ब्रिंग होम द बेकन। टू ब्रिंग होम द बेकन, इसका मतलब क्या होता है, अरे यार मच्छर क्यों स्लाइड आगे करे जा रहा है। टू ब्रिंग होम द बेकन, इसका मीनिंग होता है बेसिकली टू अर्न द मनी दैट इज नीडेड टू लिव, इतना पैसा कमाना जिससे कि आपका जीवन निर्वाह हो पाए, जीवन चल पाए। देखो इसका ओरिजिन हमने किताब में दे रखा है। बेकन एक प्रकार का मीट होता है। 1906 में जॉय गेंस का ओलिवर नेल्सन से एक बॉक्सिंग मैच था। गेंस की माँ ने उसको पत्र लिखा था कि बेटा तुम ये फाइट जीतो और घर में बेकन लेके आओ, क्योंकि वहां तो मांस ही खाते हैं, मीट ही खाते हैं। ठीक है, तो संभवतः वो गरीब होंगे, तो उनका ये था कि यार तुम अगर जीत गए तो तुम मीट ले आओगे घर में, जिससे हमारे घर का खर्चा चल पाएगा। ठीक है, फाइट जीतकर उस पैसे से मीट लाने की बात हुई होगी, वहीं से ये ईडियम प्रचलन में आ गया, ब्रिंग होम द बेकन। उसके पत्र में ये लिखा था कि ब्रिंग होम द बेकन, भाई घर पे मीट लेके आना, यानी खुशी से आना, यानी जीत के आना। तो टू अर्न द मनी दैट इज नीडेड टू लिव। इससे एक और ईडियम बनता है टू सेव समबडीज बेकन, या फिर टू सेव समबडीज नेक, टू रेस्क्यू समवन। इसका मीनिंग होता है टू रेस्क्यू समवन, किसी को रेस्क्यू करना, किसी को बचाना। नेक्स्ट देखेंगे, आइवरी टावर। मेरे भाई आइवरी टावर, आइवरी टावर एक ऐसा टावर होता है, इमेजिनरी लैंड होती है, अ प्लेस और सिचुएशन रिमोट फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ, यानी कि जो नॉर्मल हमारी लाइफ है इसकी प्रॉब्लम से दूर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जहां परफेक्ट हो वही बेसिकली आपका हो जाता है आइवरी टावर। आइवरी टावर एक ऐसी जगह है जहां पर दुनियादारी से दूर है, कोई समस्या नहीं है ना, हिमालय पे चले गए। रोड टू दमास्कस, रोड टू दमास्कस इसका मतलब होता है, रोड टू दमास्कस का कि अचानक से आपके बिलीव्स में बदलाव आ गया। ये आपकी स्टोरी आपने सुनी होगी, पॉल की जो स्टोरी है, अ सडन रेडिकल चेंज इन एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव और बिलीफ, आपके एटीट्यूड में, आपके पर्सपेक्टिव में या आपके बिलीफ में अचानक से बदलाव आ गया। क्या स्टोरी है इसकी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस ईडियम का ओरिजिन द बाइबल, जो बाइबल आपकी किताब है उसके न्यू टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक में है, जिसमें सोल नाम का व्यक्ति दमास्कस के लिए रवाना होता है।
ठीक है, दमास्कस के इसके लिए रवाना होता है, क्रिश्चियंस को मारने के लिए जा रहा है वो बंदा, ठीक है, सोल जो है। लेकिन रास्ते में उसे ईश्वर का संदेश मिलता है और अचानक उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह खुद को क्रिश्चियन बना लेता है। मतलब जो क्रिश्चियंस को मारने जा रहा था वो खुद क्रिश्चियन बन गया, तो उसका एकदम सब कुछ बदल गया, पर्सपेक्टिव बदल गया, बिलीफ बदल गया, एटीट्यूड बदल गया। यह घटना उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मानी जाती है और उनको उसके बाद पॉल नाम से जाना जाता है और इस तरह से ये इडियम चर्चा में आता है। तो रोड टू दमास्कस, दमास्कस के रास्ते पे ये सब हुआ था, इसलिए इस इडियम का ये मीनिंग बन जाता है। अगला आपका इडियम है हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मतलब होता है बेसिकली शांति भरे दिन। इसके लिए भी एक कहानी है, आपको इडियम याद हो जाएगा, पीरियड ऑफ काम ड्यूरिंग द विंटर व्हेन स्टॉर्म्स डोंट अकर। जनरली दिसंबर का पीरियड होता है, आनंदमय दिन शीतकाल में। इसका ओरिजिन एक ग्रीक कहानी में है। एक औरत होती है जिसका नाम होता है एल्सियन, ठीक है, एल्सियन नाम की। वह अपने पति की डेथ से अपसेट होकर समुद्र में कूदकर जान दे देती है। उसके पति की मौत हो जाती है तो वो उससे दुखी होकर समुद्र में कूद जाती है, जान दे देती है और एक हेल्सियन वर्ड बन जाती है और हेल्सियन नाम की चिड़िया बन जाती है। एक्चुअल में एल्सियन और हेल्सियन एक ही बात है। पुराने समय में एच को लिखते ही नहीं थे, साइलेंट रहता था, लेकिन धीरे धीरे अब एच पूरे प्रचलन में है। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जानते हैं जहाँ पे एच को साइलेंट रखते हैं, हॉनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पे एच की वैल्यू है, जैसे हिस्टोरिक पढ़ते हैं, हिस्टोरिक नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एच का थोड़ा सा यही पंगा रहा है शुरू से। तो एल्सियन से हेल्सियन बन गई वो चिड़िया, हेल्सियन नाम की, जो समुद्र के ऊपर उड़ सकती है, लेकिन हवा के कारण लहरें तेज होने से वह घोंसला बनाकर अंडा नहीं दे पाती। उसके पिता जो सिक्स हैं वो विंड के राजा थे, यानी कि हवा के राजा थे, पवन देव थे वहां के। वो दिसंबर में कुछ दिन के लिए विंड यानी कि हवा बंद कर देते हैं, जिससे उनकी जो बेटी थी, जो हेल्सियन बर्ड थी, उस वो अंडा दे पाए, जिसके बाद से ही विंटर के बीच का जो शांत का पीरियड होता है उसको हेल्सियन डेज के नाम से जाना जाने लगा। तो ये इसकी कहानी थी। आगे देखेंगे। अगला आपका इडियम है टू गो पियर सेव्ड। ये भी बड़ा इडियम आसान सा है, आसानी से आप याद रख सकते हो। टू गो टेरिबली रॉन्ग। कैसे? जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो जो बर्तन खराब हो जाते हैं उनकी शेप यानी कि उनकी आकार पियर यानी कि नाशपाती जैसा हो जाता है। एक तो घड़ा एकदम गोल आए और एक नाशपाती की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली उसी से इडियम बन गया टू गो पियर शेप्ड, ठीक है, टू गो पियर शेप्ड। आगे देखेंगे टू ब्रेक द आइस। भाई जब बात करनी हो और बात करने के लिए आप चार लोग हैं लेकिन कोई बात शुरू नहीं कर रहा है, जब आप, तो वहां पे ना एक अजीब सा सन्नाटा है। जहां पे शांति है इसका मतलब वहां पे ठंड है, जहां पे ज्यादा बातें हैं वहां पे गर्मी है। तो इतना सन्नाटा है कि ठंड से बर्फ जम गई है। उस बर्फ को तोड़ने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, तभी गर्मी आएगी। तो बस टू ब्रेक द आइस का मतलब है कुछ ऐसा कहना, बातों की शुरुआत कर देना। तो टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग, या फिर टू स्टार्ट टॉकिंग, बात करना स्टार्ट कर दिया, वहीं से आपका इडियम बन जाता है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। भाई ये सारी की सारी आपकी जो क्लास थी ये बेस्ड थी वोकैब संजीवनी किताब पे। एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी पुस्तक जो आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से है। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप पे, तीनों जगह पे ये किताब अवेलेबल है। जबरदस्त किताब है अपने आप में, इससे बेहतरीन वोकैब की किताब कोई नहीं हो सकती है, चैलेंज दे सकता हूँ।